लेकिन हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी यानी बाल विकास यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मैं ऐसे आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, इसको आप टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, जिनको देख के हल्की सी कंफ्यूजन आएगी, जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम में थोड़े से घुमा करके पूछे गए। तो शब्दों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है या खेला जा सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार कीवर्ड्स याद कर लेते हैं, तो वो कीवर्ड्स ज्यादातर जगह पे लागू होते हैं, लेकिन कहीं पर उसको अगर घुमा करके यूज किया है लैंग्वेज को तो कंफ्यूजन हो सकती है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करें आज की कहानी और समझेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस को। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप लोग आ जाइए। कुछ 40 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन बोनस है जिसको देख करके आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। वो दो क्वेश्चन के बीच का एक फासला है जो बहुत कम है, बट आंसर चेंज हो जाता है वो छोटे से फासले से। तो एक बार आ जाइए और ये सेशन सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग पूछा जाता है, जो कि लगभग केवीएस से लेकर के और हर एक एग्जाम में टीचिंग के पूछा जाता है। तो ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे और फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्याजे वाइगॉस्की आखिर कह क्या रहे हैं, मैं आपको घुमा करके बताऊंगी भी ये क्वेश्चन किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है एट टाइम्स। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, वहां से आप क्या ले सकते हैं, फ्री नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये फ्री नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड बैचेस में एनरोल होने के इच्छुक हैं, आपको लगता है कि केवीएस की कंप्लीट तैयारी एक कंप्लीट टीम के साथ करनी चाहिए, तो आप ये केवीएस का बैच है जिसमें एडमिशंस अभी भी ओपन है। डिस्काउंट अब शायद नहीं रहा होगा बट ओपन है। इसके अलावा जो इसका पेडागोजी का बैच है केवीएस के लिए स्पेशली, वो आप वैसे भी आप अगर पेडागोजी पढ़ने के इच्छुक हैं डिटेल में तो पढ़ सकते हैं, बट ये केवीएस को टारगेट रख करके बनाया गया है, लाइव क्लासेस इसमें चल रही हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये करियरविल ऐप आप डाउनलोड करेंगे, जिनको ढूंढने में दिक्कत हो रही है करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाएंगे और तब बैचेस में आप एनरोल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ और भी बैचेस होते हैं एसएससी से लेके और भी हिंदी इंग्लिश दुनिया भर के बैचेस हैं। तो कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है। जो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको या तो आप अपने बच्चों की सहायता ले सकते हैं, जो लोग थोड़े से टेक से भी हैं, या फिर जिनको भी घर में थोड़ी टेक्नोलॉजी आती हो, तो जिनको एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसे कई लोग हैं, ऑफिस भी पहुंच रहे हैं आप लोग, तो उस केस में ये आप कर सकते हैं। घर बैठ करके ही, परेशान ना हो। लोग बिहार से भी आ रहे हैं कोर्स के बारे में जानकारी के लिए, तो बड़ा मतलब ऑकवर्ड भी हो जाता है कई बार। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। किसी भी फेक वेबसाइट लेट्स लर्न की अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है, ऐप कोई नहीं है लेट्स लर्न के नाम से। पहले हमने बनवाई थी बट वो उसको पॉज किया था बीच में ही। तो कोई ऐप नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है। अगर कोर्सेज पेड होते हैं तो करियरविल पर, नहीं तो फ्री यूट्यूब पे आपको देखने को मिलते हैं। सिर्फ दो चैनल हैं जो ऑथेंटिक हैं, एक हिमांशी सिंह जो 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और ये आपका 36 लाख 37 लाख लोग हम यहाँ जुड़े हुए हैं लेट्स लर्न। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल चैनल लेट्स लर्न का, या मैंने आपको सारा बता दिया। टेलीग्राम का एक चैनल है जिसपे 7.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। फेक चैनल से, फेक वेबसाइट से बचना है, कि मुझे बार बार कहना पड़ रहा है हर सेशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है धीरे धीरे। इस पर हम एक्शन ले रहे हैं जिस भी हद में लिया जा सकता है, बट और जो लोग फैन चैनल वगैरह भी चलाते हैं उनसे भी अनुरोध है कि कोशिश करिए, एक तो पूरी कंप्लीट वीडियो आप उठा के डाल देते हैं, पूरे पूरे लेक्चर, ऐसा काम मत कीजिए। और दूसरा ये कि कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरे फादर के बारे में एक वीडियो थी, तो वो उस समय का टाइम था, उस टाइम की नीड थी कि वो इन्फॉर्मेशन या वो बातें इमोशनली या कहनी पड़ी, तो उसकी भी क्लिप लगा करके लोगों ने लगाई हुई है। वो वीडियो ही मैंने प्राइवेट कर दिया, और एक दो चैनल्स ने जिन्होंने लगाया था उसको भी मैंने बोल दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं हटाई तो हटा लीजिए। ये कुछ कुछ बातें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। हम लोग जो लोग इंटरनेट पर काम करते हैं तो उन लोग के लिए कई बार, और लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग दिल से कनेक्टेड हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट होने से बचाना है सभी को, है ना। सेंसिटिविटी के साथ यूज़ करना है। अगर आप क्लिप भी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। नेहा, प्रीवियस ईयर कितने साल पुराना देखें, सिर्फ ऑनलाइन कर लीजिए अभी, और हद से हद 2018 और 19 के दोनों पेपर, ये 3 पेपर कर लीजिए अगर ऑफलाइन के करने हैं तो। स्टार्ट करें आज की कहानी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं आपको 5th क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर हम आएंगे आगे की चर्चा पे, जिसको देख करके कंफ्यूजन कई लोगों के दिमाग में हो सकता है। ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा कि एक पिजेशियन थियोरी में जो प्रोसेस है, चाइल्ड ट्रांसफॉर्म करता है, मॉडिफाई करता है स्कीमा को नए एक्सपीरियंस को ढालने के लिए। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि जब बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है एक्सपीरियंस को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ढालने के लिए। दोनों का आंसर अलग है, लेकिन लोग रट लेते हैं कई बार कि ट्रांसफॉर्मेशन या मॉडिफिकेशन का मतलब एकोमोडेशन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। अगर लैंग्वेज को चेंज करके पूछा जाए, पूरा पढ़ के संदर्भ समझना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है, तब जाकर के आंसर करना है किसी भी क्वेश्चन का। और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। प्याजे वाइगॉस्की और कोहलबर्ग के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप जवाब दे रहे हैं, 75% लोग ए कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ शिवानी, बस थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी कह लीजिए, अदरवाइज कोई दुख ऐसा जीवन में है नहीं, बढ़िया है सब कुछ, आप लोगों का प्यार है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और समझते हैं इसको, काम कई बार ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और समझिए। अभी हम आएंगे, अभी अभी धीरे धीरे चर्चाएं करेंगे, है ना। और अभी आएंगे कि मैंने प्याजे चाचा और कोहलबग को अंकल क्यों कहा है, इस पे भी आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो पियाजे की जो थियरी है, इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहले तो हमें नाम याद रखना है कि पियाजे की थियरी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। द टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर अ पार्ट ऑफ, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, यानी पूरक क्रियाएं हैं एक दूसरे की, जिनको हम संयोजन या समावेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें तो ये दोनों किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं, यानी किसको बनाती हैं मिलकर के, या किसके अंदर ये आती हैं, सिंपल बात पूछिए हमसे। तो हमें पता है ZPD का प्याजे से कोई लेन देन है नहीं, वाइकोस्की से है। कॉन्सेप्ट मैप्स की सच यहाँ कोई कॉन्सेप्ट या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई फ्लो चार्ट वगैरह की बात नहीं हो रही है, जिसको हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम और इन सब का यूज करते हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट के जो रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको आसानी से समझ सकें। तो ऐसी भी यहाँ कोई बात हुई नहीं है, प्याजे सच बात कर भी नहीं रहे। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं है। बात है प्याजे की एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की, जो अडेप्टेशन की प्रक्रिया के तहत आते हैं। अनुकूलन की एक प्रोसेस है जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों शामिल हैं। अडेप्टेशन क्या है, आप लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस या नई सिचुएशंस में कैसे ढलते हैं, या पुरानी चीजों को कैसे एडजस्ट करके अपने स्कीमा मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, बेसिकली जो आपकी एग्जिस्टिंग, जो पूर्व ज्ञान है आपका, जो भी आपके दिमाग में सेट है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं, ठीक। तो ये अडेप्टेशन की प्रक्रिया के तहत आते हैं। अनुकूलन जिसको हम कह रहे हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप में से ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया। इसको ऐसे समझेंगे, पियाजे की थियरी है, 4 स्टेजेस हैं आपके सामने। 4 स्टेजेस में सेंसरी मोटर, SPCF से याद रखनी है 4 स्टेजेस। एक तरफ है 4 स्टेजेस, दूसरी तरफ है कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जैसे कि स्कीमा। तो स्कीमा की हमने अभी चर्चा की। स्कीमा क्या है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आज आप जानते हैं, वो सब आपके स्कीमा में है कहीं ना कहीं। अगर नहीं होगा तो वो आप जानते ही नहीं है। मतलब किसी चीज को अगर आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, याद भी रख पा रहे हैं, तो आपके स्कीमा में कहीं ना कहीं जो वर्तमान ज्ञान है आपका, उसी में होगा वो। इस स्कीमा को, इस वर्तमान ज्ञान को, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसको आप कैसे ऐड करते हैं उसमें कुछ, वो एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना कहलाता है। जिसमें आप कुछ चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो चेंज जो है एकोमोडेशन यानी समायोजन कहलाता है। इक्विलिब्रेशन एक किसकी, संतुलन की प्रक्रिया है, कि जो आपने एसिमिलेट किया है, जो आपके दिमाग में है, जो दुनिया में है, दोनों बैलेंस में है कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा, असंतुलन कहलाएगा, ठीक। सेंसरी मोटर स्टेज आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। SPCF की जब हम बात कर रहे हैं, प्री ऑपरेशनल जिसको पूर्व संक्रियात्मक कह रहे हैं, ये 2 से 7 वर्ष होती है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इन पे, एजेस पे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, पहली बार लॉजिक आएगा बच्चे के दिमाग में। इंडक्टिव लॉजिक, फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि हाईएस्ट लेवल है। ये भी पूछा है इस बार, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो 11 से 15 वर्ष अमूर्त चिंतन बच्चे के अंदर आ जाएगा। समझते हैं क्या कहानी है। हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन शामिल होंगे। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अगर देखें तो एसिमिलेशन मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ ऐड किया। एकोमोडेशन में आप मॉडिफाई करके या तो ऐड कर रहे हैं, एक नया स्कीमा बना रहे हैं, या मॉडिफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। ये दोनों ही प्रोसेसेस किसके अंदर आती हैं, अडेप्टेशन की प्रक्रिया यानी अनुकूलन के अंदर आती हैं। कि इस तरह से या तो आप जोड़ते हैं, किसी चीज में बदलाव करते हैं, या फिर नया स्कीमा बनाते हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, अडेप्टेशन अनुकूलन का हिस्सा है, जिसके थ्रू आपका स्कीमा अपडेट होता है, ठीक। और ये जो पूरी कहानियां हैं, ये हम समझ चुके हैं पियाजे की थियरी में। आपने कुछ ऐड किया, आपको बताया है डॉग को डॉग कहते हैं, आपके सामने एक डॉग आया, आपने कहा अरे डॉग है, आप बैलेंस में है, इक्विलिब्रेशन में है। नई सिचुएशन आई, आपने बिल्ली को देख के डॉग कह दिया, क्योंकि आपको पता था इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, और बिल्ली की भी है। तो आपने कह दिया डॉग को, जब आपने कैट कह दिया नई सिचुएशन में, जब आपने डॉग को कैट कह दिया और किसी ने कहा बेटा ये, सॉरी कैट को डॉग कह दिया, तो किसी ने कहा बेटा ये डॉग नहीं है, तो आपके दिमाग में लाल बत्ती जली, डिसइक्विलिब्रियम हुआ, यानी असंतुलन की प्रक्रिया आई। कि भैया जो मैं जानता हूं, यानी डॉग को मैं जानता था, और जो मैंने बाहर दुनिया में देखा है,
जो भी जिस भी चीज को डॉग कहा है और वो डॉग है नहीं, तो क्या हुआ, दोनों चीजें बैलेंस में नहीं है, जो दिमाग में है और जो दुनिया में दिख रहा है वो बैलेंस में नहीं है, यानी असंतुलन हो गया। अब आप इस डॉग का जो स्कीमा है इसको ठीक करेंगे या कैट का नया स्कीमा बनाएंगे, या तो मॉडिफाई करेंगे या नया स्कीमा बनाएंगे, दोनों ही चीजें एकोमोडेशन में आएंगी, समायोजन में आएंगी। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पियाजे की थ्योरी बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ अभी जो मैराथन सेशंस हुए हैं लेटेस्ट उनमें समझाई है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही है। फिल इन द ब्लैंक देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, ठीक है ना बात। अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, पियाजे और वाइगोस्की की बात करते हैं, ईवीएस की पेडागोजी कैसे करें, अभी सबके मैराथन सेशंस होना बाकी है, डेट अनाउंस हो जाने दीजिए, ठीक है ना, डोंट वरी। और जो लोग केवीएस वाले परेशान हैं कि बैच में क्लास, तो बैच में क्लास आपकी अभी 3 दिन है, वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे, उसको शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो सकता है कि 5 दिन कर देंगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाइल जीन पियाजे गिव्स इंपॉर्टेंस टू डैश इन चिल्ड्रंस लर्निंग, लेव वाइगोस्की कंसिडर्स डैश टू बी इंपॉर्टेंट, यानी बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं जबकि लेव वाइगोस्की डैश को। अब आपको इसमें सीक्वेंस जरूर याद रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जीन पियाजे नंबर 1 पे पूछा है कि जीन पियाजे किसको ध्यान में रखते हैं, तो पियाजे नंबर 1, वाइगोस्की नंबर 2। तो आपको सबसे पहले देखना है पियाजे किसको महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या पियाजे मैचुरेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसको वो जेनेटिक्स भी कह रहे हैं, जो हेरिडेटरी वैल्यू है मैचुरेशन यानी परिपक्वता, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है। बात तो सही है, पियाजे तो कहते हैं हाँ, तो पहले पियाजे ही है नंबर 1 पे, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाइगोस्की कल्चरल टूल्स को यानी सांस्कृतिक उपकरणों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि संस्कृति, जो भी हमारी संस्कृति में चीजें चली आ रही हैं, जो भी समाज में चीजें चली आ रही हैं, जो भी हम रामायण महाभारत वॉटएवर जो भी हमारे आसपास या हमारी जनरेशंस में चीजें चली आ रही हैं, उनसे हम सीखते हैं, समाज और संस्कृति से सीखते हैं। बिल्कुल वाइगोस्की यही कहते हैं। वाइगोस्की 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, जिसमें से कल्चर यहाँ है। पियाजे और वाइगोस्की दोनों में से कोई भी रीइंफोर्समेंट का बहुत ही ज्यादा मानने वाला व्यक्ति नहीं है, और ये बात रीइंफोर्समेंट जैसी बात, पनिशमेंट जैसी बात कौन करता है, बिहेवियरिज्म करता है, बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सारे लोग करेंगे। चेंज इन स्कीमास, ये तो बात पियाजे की होगी, और नंबर 2 पे तो हमें वाइगोस्की को लगाना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अगेन याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रिल और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस नहीं करता, यानी रचनावाद जिसपे पियाजे और वाइगोस्की बिलोंग करते हैं। रीइंफोर्समेंट अगेन बिहेवियरिस्टिक बातें हो गई, ये व्यवहारवादी पक्ष की बातें हो गई। वहीं पियाजे और वाइगोस्की क्या है, रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं बच्चा रचना करेगा। ये कह रहे हैं बच्चों को आप प्रैक्टिस करा दो, रीइंफोर्समेंट दे दो, पनिशमेंट दे दो, व्यवहार में चेंज करा दो। जबकि पियाजे वाइगोस्की कह रहे हैं भाई वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, कौन, बच्चा। तो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात पियाजे वाइगोस्की करते हैं। ड्रिल, प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट इनके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव बातें नहीं है। स्टिमुलस रिस्पांस की भी बात व्यवहारवाद करता है। ऑर्गेनाइजेशन पियाजे के अकॉर्डिंग हो सकता था, बट यहाँ वाइगोस्की होगा नंबर 2 पे, तो ये हो नहीं सकता सही। तो आपको पता है, यानी सबसे पहले हमें पियाजे को ढूंढना है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग परिपक्वता यानी यहाँ मेच्योरिटी आनी चाहिए, और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कल्चर, यही एक ऑप्शन है जो सेट बैठ रहा है। इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हुए गलत हो जाते हैं कई लोगों से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा एक बार, वाइगोस्की से ही है एक और क्वेश्चन, फटाफट से जवाब देंगे और बात करेंगे, ठीक है। जो लोग ईवीएस के नोट्स के लिए दुखी हैं, मोस्ट प्रोबेबली परसों तक आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, आपका 50% काम क्वेश्चन को पढ़ के खत्म हो जाता है। यानी वाइगोस्की के अनुसार क्या नहीं है, एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे भी संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपकी मेंटल स्किल्स को डेवलप करना। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में वाइगोस्की किस बात को नहीं मानते हैं, बढ़ावा देना नहीं कह रहे हैं कि सही नहीं है भाई, किस चीज को बढ़ावा देना। अगर बात वाइगोस्की की माने, वाइगोस्की की बात क्यों माने हम हैं, वाइगोस्की ब्रो क्यों है, आज के लिए हमने वाइगोस्की को ब्रो कहा है, और इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। जानने के लिए देखते रहिए लेट्स लर्न, ठीक। ये बकैती तो हम करते ही रहेंगे साथ साथ, ताकि आप सीखते रहें। तुम्हें बहुत हंसी आती रहती है, जब देखो ये निशा हंसती रहती है। पोल लगाओ ना, देखो 75% लोग सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं या दे पा रहे हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, जो कि 75% लोग दे रहे हैं, जबकि
ये एकदम सही है, आप जीत गए हैं 1 नंबर। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, इसकी बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की करेंगे। याद रखिएगा, जब भी बात पियाजे वाइगोस्की की आएगी तो एक चीज नेगेटिव होगी, वो है एक तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल किसी किसी केस में या प्रैक्टिस किसी किसी केस में पॉजिटिव हो जाती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अदरवाइज ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है 99% केसेस में पियाजे और वाइगोस्की की अगर बात हो रही होगी, क्योंकि ये व्यवहारवाद की बात है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, ये वर्ड्स नेगेटिव हैं अगर आप पियाजे और वाइगोस्की की डिक्शनरी में देखेंगे तो, है ना। ये डायरेक्ट नहीं होने चाहिए। पनिशमेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल हो गया। पनिशमेंट लिख लेते हैं, पनिशमेंट लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन होता है रट्टा लगाओ और उगल दो पेपर पे। रिकॉल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। वो तो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे और रट्टे लगाने को एक्टिव रखना नहीं कहते, है ना। यदि बच्चा रट्टे लगाने में एक्टिव है तो उसको एक्टिव नहीं कहते जब वो मीनिंगफुल लर्निंग करे। अगर हम पियाजे वाइगोस्की की बात करें तो बच्चे को एक्टिव रखने पे, मीनिंगफुल लर्निंग पर और किस पर बात करेंगे कि बच्चा एक्सप्लोरर बने, है ना। वो तो एक्सप्लोर करे, वो तो डिस्कवर करे, वो तो एक्टिव रहे, है ना। ज्ञान का सृजन करे, कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, मीनिंगफुल हो लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट में हो लर्निंग। ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए पियाजे और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। या जितनी भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है वो इन्हीं को मानेगी। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इस बेसिस पे सही हो जाएंगे, ठीक। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज होती है, जिसका कोई अर्थ होता है आपके लिए, तो लाइफ से जोड़ेंगे ये लर्निंग को। एक्सपीरियंस देने की बात करेंगे बच्चे को, डिस्कवरी की बात करेंगे बच्चे के लिए। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हो गए किसके अकॉर्डिंग? पियाजे और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, हमें चीजों को समझना भी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई? यहाँ नॉट पूछा था तो गाइडेड एक्सचेंजेस यानी निर्देशित आदान प्रदान, ये बात पियाजे के अकॉर्डिंग, सॉरी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि वाइगोस्की कह रहे हैं हम समाज और संस्कृति से सीख रहे हैं, हम मोर नॉलेजेबल अदर्स से सीख रहे हैं। वो लोग जो हमसे ज्यादा जानते हैं, चाहे वो एज में छोटे हों या बड़े हों, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, गाइड अगर हमें कोई कर देगा तो हम सीख जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस यानी ऐसी व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उनसे सीखता है, कुछ चीजें अपने अंदर भरता है और अपना ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक। कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां पे भी ग्रुप में सीखने की बात होगी, वाइगोस्की कूद के कहेंगे यस यस यस, है ना। तो ये बात डी ऑप्शन यहां गलत हुआ। सिर्फ रिकॉल करना, जो याद किया था उसको रट के सुना दो, दोबारा पेपर पे लिख दो एज इट इज, इसकी बात वाइगोस्की नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, मीनिंगफुल लर्निंग को नहीं, रटने को प्रमोट करेगी ऐसी बात, जबकि हमें बच्चे को रटवाना नहीं होता। ये तो आप भली भांति जानते हैं। Ma'am, there are multiple books per subject on NCERT website. Is it mandatory to refer all of them for KVS PGT English preparation? Please help. अर्का मित्र कह रहे हैं। इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे कुछ कोर्सेज तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, किसी भी जगह से ले रहे हैं तो एनसीईआरटी की आप समरी वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल बुक्स हैं पर सब्जेक्ट। तो हाँ, तो पढ़नी है ना वो तो पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी की वेबसाइट पे गिवन है, मान लीजिए आप एसएसटी की भी कर रहे हैं बात, तो उसमें भी हिस्ट्री भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा। और अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जैसे मुझे अभी एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बुक्स के नाम, बट 2-3 किताबें होती है इंग्लिश की भी। तो अगर आप 11th-12th के लिए पढ़ाने जा रहे हैं तो वो पढ़नी है ऑफकोर्स, है ना। और पुराने पेपर थोड़े देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। कैरल ग्लिगन एक महिला हैं अभी भी। कैरल ग्लिगन की अगर हम बात करें, ये पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के संदर्भ में एक ही व्यक्ति जीवित हैं, वो हैं कैरल ग्लिगन। अभी बाकी सब टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। तो कैरल ग्लिगन क्रिटिक्ड दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डीवैल्यूज फेमिनिन मॉरलिटी दैट एम्फसाइजेस, यानी कैरल ग्लिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना या उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा, एक तर्क रखा, भाई कोई भी अगर किसी को क्रिटिसाइज करेगा तो कुछ तो तर्क होगा उस बात में। तो एक तर्क क्या रखा कि कई बार तर्क लगता है कि है बट होता नहीं है, बट इनकी बात में तर्क है। ये क्या कह रही हैं? कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है उसको नकारते हैं, यानी ये जेंडर बायस थियरी है। जो नारीवादी नैतिकता क्या होती है कि मतलब फीमेल्स कुछ चीजों को ध्यान में रखती हैं, उस चीज का ध्यान इस थियरी में नहीं रखा गया। वो क्या है? वो है हमारा एथिक ऑफ केयर या मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स फॉर दी सोसाइटल गुड। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा एन एथिक ऑफ केयर। यानी कैरल ग्लिगन ये कह रही हैं, और वो ये नहीं कह रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल उनसे ज्यादा केयरिंग दुनिया में कोई नहीं है। वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स की मॉरलिटी है, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें केयर का भाव ज्यादा देखा जाता है। कुछ तो इनहेरेंट है, ये मैं कह रही हूं अपनी तरफ से, कुछ तो इनहेरेंट है, यानी कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी है,
भाई वो मदर्स हैं या बायोलॉजिकली भी कुछ चीजें इसमें सही हैं, अदरवाइज जो ज्यादातर, अब ऐसा गिलिगन भी कह रही हैं, अब इसके बाद वाली जो लाइन है वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको कंडीशन भी किया जा रहा है, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो कंडीशनिंग भी है और जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो इस तरह का है समाज में कि भाई आपको अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो आप कहेंगे माँ से ज्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता, है ना, वो तो बनी ही सेक्रीफाइस के लिए है ना। ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि माँ, वो माँ अच्छी नहीं है जो अपनी चिंता करे बच्चे की ना करे, जबकि अगर जो माँ अपनी चिंता नहीं कर सकती वो बच्चे की कैसे कर पाएगी, है ना। तो अगर हम बात करें एन एथिक ऑफ केयर, तो फीमेल्स की मॉरलिटी में केयर की भावना ज्यादा देखी जाती है और मेल्स की मॉरलिटी में एथिक ऑफ जस्टिस ज्यादा देखा जाता है। जस्टिस का मतलब क्या हुआ, रूल्स पर रिजिड रहना या रूल्स और लॉजिक के हिसाब से चलना, लॉजिक और रूल्स से मिलकर के हम कहते हैं कि जस्टिस बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ऐसी बात है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, सारी महिलाएं ही ऐसी होती हैं, बट मेजोरिटी की यहां बात हो रही है, ठीक। तो लॉजिक और रूल, और उसका एक रीजन मैंने आपको बताया, कंडीशनिंग, जो सामाजिक अपब्रिंगिंग है हमारी, वो भी तो हमारे तर्कों पे प्रभाव डालती है ना। तो देखभाल की नैतिकता यानी एथिक ऑफ केयर जो है फीमेल्स की मॉरलिटी में होता है, इस चीज का ध्यान कोहलबर्ग ने नहीं रखा, और ये जेंडर बायस थ्योरी, सारे सैंपल्स जो थे वो मेल्स थे, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई, मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स नहीं। क्या आंसर होगा, डी वैल्यू क्या है, फेमिनिन मॉरलिटी को, जो यानी फेमिनिन मॉरलिटी किस चीज पे जोर देती है, वो है देखभाल की नैतिकता या केयर की नैतिकता। अगर मेल्स की बात होती तो एथिक ऑफ जस्टिस हो जाता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक और क्वेश्चन है, ये तो प्याजे से आ गया। 3 क्रिटिसिज्म है या 3 तरह से क्रिटिक करती हैं। अगर कैरल गिलिगन की ही बात करें, एक तो वो इसको जेंडर बायस कह रही थी कोहलबर्ग की थियरी को, दूसरी बात है कि ये जो स्टेजेस हैं ये यूनिवर्सल है, ऐसा मतलब इसमें कल्चर के प्रभाव को इग्नोर कर दिया गया है। किसी कल्चर में चाहते ना चाहते माँ बाप को छोड़ के आना, अनाथालय बोल रही हूँ, जो आपके ओल्ड एज होम्स हैं वहां अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कई बच्चे इस चक्कर में नहीं करते क्योंकि उनको सोसाइटी से वो चीज झेलनी पड़ेगी। कई जगह पे नॉर्मल माना जाता है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कल्चर के एस्पेक्ट को उतना ध्यान में नहीं रखा गया और सभी को ध्यान में रखते हुए एक बार में ही बना दिया। और तीसरा उनका क्रिटिसिज्म क्या है ये आप बताएंगे कमेंट करके। बी ऑप्शन कह रहे हैं 5th क्वेश्चन में आप, इन पिजेशियन थियरी यानी पियाजे के सिद्धांत में द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स द, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इससे आप कंफ्यूज होंगे, ठीक। क्वेश्चन है, इन पिजेशियन थियरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। यहां पे 2 कीवर्ड हैं या हम कह सकते हैं 3 कीवर्ड हैं। बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है अपने स्कीमा को। देखो ट्रांसफॉर्म या चेंज दोनों ही केस में होता है, मैंने आपके साथ थियरी में डिस्कस किया है। क्योंकि जब आप कुछ नया ऐड कर रहे हैं तब भी आपका जो स्कीमा है, मान लीजिए ये घर है, ये दिमाग है, इसमें अगर आपने कुछ नया ऐड किया तब भी चेंज तो हुआ, जो पहले से था वो उसमें कुछ तो चेंज आया होगा। और अगर आपने कुछ एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया, तब भी इसमें चेंज आएगा। तो चेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही प्रक्रियाओं में होता है। ये बात आपको रेयर ही कोई बता पाएगा। यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, चेंज तो दोनों में ही होगा। अगर देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों में ही होगा। उसके आगे की कहानी समझना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पंगे हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पिजेशियन थ्योरी के अनुसार वो प्रक्रिया जो बच्चे इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज, मॉडिफिकेशन की बात को हम जोड़ते हैं ज्यादातर किससे, एकोमोडेशन से, जो कि बात सही भी है कि मॉडिफाई करना पड़ेगा यानी एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। तो ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ये जो न्यू एक्सपीरियंसेस है, ट्रांसफॉर्म किया है स्कीमा को, मॉडिफाई किया है स्कीमा को नए अनुभव को जोड़ने के लिए। जब आप नया स्कीमा बनाते हैं, जब आप पुराने स्कीमा में चेंज करके मॉडिफाई कर देते हैं उसको, तो ये बात क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है, 73% लोग इसके समर्थन में बात कर रहे हैं। अच्छा